तारीख 8 अगस्त 2025। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था और इसी खामोशी के बीच एक ऐसा हादसा होने वाला था जो पूरे गांव की नींद उड़ा देगा। आरिश रोज की तरह काम से अपने घर लौटता है। चेहरे पर वही सादगी, वही थकान, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। घर पहुंचकर वो पहले अपनी माँ और बहन से मिलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हर दिन होता था। लेकिन ये नॉर्मल सी बस कुछ मिनटों की मेहमान थी। कुछ ही देर बाद आरिश अपने कमरे में जाता है। अंदर उसकी पत्नी रहीमा उसका इंतजार कर रही होती है। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे। एक नई जिंदगी की शुरुआत, लेकिन शायद ये शुरुआत ही गलत दिशा में जा चुकी थी। आरिश कमरे में घुसता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। कुछ पल सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे, और फिर अचानक एक तेज आवाज, गोली चलने की। ये आवाज पूरे घर को हिला देती है। आरिश की मां फलकनाज और बहन घबराकर दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागती है। दिल में डर, दिमाग में हजार सवाल, और जब वो दरवाजा खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूमने वाला था। इस केस की जड़ें हमें ले जाती हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में, जहां लोग आज भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसी गांव में रहता था आरिश, एक साधारण लेकिन जिम्मेदार लड़का, जिसकी दुनिया उसकी मां और छोटी बहन तक सीमित थी। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी आरिश के कंधों पर आ गई थी, और उसने इस जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझा। खेतों में काम करना, घर संभालना, बहन की पढ़ाई, सब कुछ वो अकेले संभाल रहा था। गांव में उसकी पहचान एक हंसमुख, मेहनती और दिल से साफ इंसान की थी। लेकिन कहते हैं ना, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। समय बीता और मां फलकनाज ने सोचा कि अब आरिश की शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर में एक और सहारा आ सके। रिश्तों की तलाश शुरू हुई, और फिर एक दिन उन्हें रहीमा के बारे में पता चला। बिजनौर की रहने वाली, सादा स्वभाव, घर संभालने में माहिर, बिल्कुल वैसी जैसी फलकनाज चाहती थीं। दोनों परिवार मिले, बातचीत हुई और रिश्ता तुरंत तय हो गया। आरिश भी खुश था। उसे लगा उसकी जिंदगी अब और बेहतर हो जाएगी। 25 अप्रैल 2025, वो दिन जब आरिश बारात लेकर रहीमा के घर पहुंचा। पूरे रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ और रहीमा उस घर में आ गई जिसे अब उसे अपना बनाना था। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट, जैसे किसी फिल्म का हैप्पी फेज। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते की असली कहानी सामने आने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस, फिर तकरार, और देखते ही देखते ये तकरार लड़ाई में बदल गई। रोज का झगड़ा अब आम हो चुका था। कभी बात खाना बनाने की होती, कभी घर के काम की, और कभी बिना किसी वजह के भी टकराव हो जाता। आरिश, जो हमेशा शांत रहता था, अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बचने के लिए कई बार अलग कमरे में जाकर सोने लगा, और यही पैटर्न बार बार दोहराया जाने लगा। मां फलकनाज सब देख रही थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब नॉर्मल मैरिटल इश्यूज हैं। थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने दोनों को समझाया, एक दूसरे को स्पेस देने की सलाह दी। लेकिन जो वो समझ नहीं पाईं, वो ये था कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। कुछ हफ्तों बाद हालात और बिगड़ गए। रहीमा का व्यवहार और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। हर बात पर झगड़ा, हर दिन नया विवाद, और अब ये सिर्फ नोकझोंक नहीं रही थी, ये एक इमोशनल वॉर बन चुकी थी। आरिश इस सब से मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा, लेकिन उसने कभी खुलकर किसी से कुछ नहीं कहा। आरिश की मां फलकनाज ने जो कहानी पुलिस को बताई, वो पहली नजर में एक सीधी सादी सुइसाइड स्टोरी लग रही थी। लेकिन इस कहानी के अंदर कई ऐसे लूप होल्स छिपे थे जो धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। फलकनाज के मुताबिक, आपके बेटे के साथ एक घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था और आपने उसमें क्या कार्रवाई अब तक की है? उसमें कार्रवाई तो की है, मगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा आया था और कमरे में गया, थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई। फिर बेटी ने गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला, 10 मिनट के बाद खोला गेट।
10 मिनट के बाद खोला गेट, तो हमने अंदर जब जाके देखा तो हमारा बेटा फ़ोन में लटपट पड़ा था और ड्रेसिंग पर रिवॉल्वर रखा था। उसने ही मारी है गोली मेरे बेटे के। आपने बहू से पूछा कि ये कैसे पड़ा है, क्या हुआ, क्या बोली वो? गोली चल गई वैसे ही मजाकों में ये कहा उसने, मगर मारी उसने ही है गोली। ऐसी हत्याकांड उसने क्यों किया, कुछ इसके बारे में बताया कभी? कब कैसा उसका व्यवहार था पति के झगड़ा प्रति? होता रहता था दोनों में, क्या कहती थी वो? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था, प्रॉपर्टी मुझे दे दो। शादी कब हुई थी दोनों की? 3 महीने पहले। क्या शादी के बाद से सब सही चल रहा था? थोड़े दिन ही सही चला था, फिर झगड़ा ही होता रहता था। क्या कहती थी झगड़े में वो? यही कहती थी कि मेरे नाम करो प्रॉपर्टी, यही झगड़ा था। कितने बेटे हैं आपके? अलीगढ़ चलो, बस वही बेटा था एक। रहीमा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने कई बार साफ शब्दों में कहा था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। वो ना तो इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहती थी और ना ही इस घर में अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। यही वजह थी कि शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें अब बड़े झगड़ों में बदलने लगी थीं और हर झगड़े का अंत एक ही डिमांड पर होता, तलाक। लेकिन यह सिर्फ तलाक की मांग नहीं थी। रहीमा ने इसके साथ एक और शर्त रखी थी, प्रॉपर्टी। वो चाहती थी कि आरिश उसे तलाक दे और बदले में अपनी करीब 40 लाख की प्रॉपर्टी में से एक बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दे। एक तरह से यह रिश्ता अब इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल डील बन चुका था। रहीमा को पता था कि आरिश फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है और शायद इसी वजह से वो इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही थी। लेकिन आरिश इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का भी सवाल था। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और ऐसे में प्रॉपर्टी की डिमांड उसे अंदर तक हिला रही थी। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग पहले ही कमजोर थी और अब यह डिमांड उस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ने की तरफ ले जा रही थी। 8 अगस्त का दिन भी कुछ अलग नहीं था। वही बहस, वही गुस्सा और वही टकराव। उस दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और इस बार मामला इतना बढ़ गया कि आरिश गुस्से में घर से बाहर निकल गया। कुछ वक्त उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया, शायद खुद को शांत करने के लिए, शायद इस टॉक्सिक सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए दूर जाने के लिए। और फिर जब उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ तो वो वापस घर लौट आया। घर आकर उसने माँ और बहन से सामान्य तरीके से बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया, दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर वही खामोशी। कुछ मिनट बीते और अचानक एक गोली की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर की नींद टूट गई। फलकनाज घबरा कर उठीं, बेटी को जगाया और दोनों दौड़ते हुए कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 10 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर अचानक दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ी थी रहीमा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वो डर कुछ अलग था, जैसे कोई अंदर की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फलकनाज बिना समय गंवाए अंदर भागती है और जो वो देखती हैं वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फर्श पर आरिश की बॉडी पड़ी थी, खून से लथपथ, हालत बेकाबू, और पास में एक रिवॉल्वर। वो रिवॉल्वर जिसे फलकनाज तुरंत पहचान गईं। ये वही लाइसेंसी हथियार था जो आरिश को उसके दादाजी ने दिया था, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। आज वही रिवॉल्वर उसकी मौत की वजह बन चुकी थी। माँ और बहन टूट जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। लेकिन इस पूरे सीन में एक चीज बेहद अजीब थी। रहीमा, वो एक कोने में बैठी हुई थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। जिस वक्त उसे अपने पति के पास होना चाहिए था, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस वक्त वो किसी अननोन कॉल में बिजी थी। ये बिहेवियर जितना अजीब था, उतना ही सस्पिशियस भी। आरिश की बहन तुरंत मदद के लिए बाहर भागती है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। कुछ ही मिनटों में घर लोगों से भर जाता है। सब लोग मिलकर आरिश को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोली उसकी कनपटी पर लगी थी।
हालत क्रिटिकल से भी आगे जा चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। यह खबर पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ मिनटों में सब कुछ कैसे खत्म हो गया। अब मामला साफ तौर पर अननेचुरल डेथ का था, इसलिए पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है और परिवार अपना बयान देता है। उनका कहना था कि आरिश ने खुद अपनी जान ली है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान था, रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ये कदम उठाया। जब परिवार खुद सुइसाइड की बात कह रहा था, तो पुलिस के पास शक करने की कोई खास वजह नहीं बची, इसलिए केस को ऑलमोस्ट वहीं खत्म मान लिया गया। फॉर्मेलिटी के तौर पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट में भी यही सामने आया कि मौत की वजह गोली लगना ही है। और फिर बिना गहराई से जांच किए, बिना उस एक सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढे कि गोली चली कैसे, पुलिस ने आरिश की केस फाइल बंद कर दी और उसे अलमारी में धूल खाने के लिए छोड़ दिया। न ये पता लगाने की कोशिश हुई कि ट्रिगर किसने दबाया, न ये कि उस बंद कमरे के अंदर आखिरी कुछ मिनटों में आखिर हुआ क्या था। बस एक आसान सा निष्कर्ष निकाल दिया गया, सुइसाइड। इसके बाद आरिश को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया गया और धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। 10 से 15 दिन बीत चुके थे। घर में पसरा मातम अब थोड़ा हल्का होने लगा था, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़े थे, जवाब के इंतजार में। जब परिवार ने आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की, तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, आरिश ऐसा नहीं कर सकता। गांव के लोग उसे जानते थे, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी हिम्मत। वो कोई कमजोर इंसान नहीं था जो रोज की लड़ाई से तंग आकर खुद को गोली मार ले। यही बात अब फलकनाज के दिल में भी बैठने लगी। एक मां का दिल शायद वो देख रहा था जो बाकी सब नहीं देख पाए। उन्हें उस रात का हर एक पल याद आने लगा। रहीमा का वो अजीब बिहेवियर, उसका डर और सबसे बड़ा शक, उसका उस वक्त फोन पर बिजी होना। अब शक यकीन में बदलने लगा था। फलकनाज को लगने लगा कि उस कमरे में जो कुछ हुआ वो एक सुइसाइड नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और उस मर्डर की सबसे बड़ी सस्पेक्ट थी रहीमा, क्योंकि कमरे में सिर्फ वही थी और वही इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। यही सोचकर परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया, केस को दोबारा खुलवाने का। फलकनाज सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और वहां एक याचिका दायर करती है। उनकी मांग साफ थी, आरिश की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जाए और दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि सच सामने आ सके, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। एक मां की ये फरियाद कोर्ट रूम में गूंज उठती है। जब जज इस केस की फाइल पढ़ते हैं, तो उन्हें भी कहानी में कई खामियां नजर आती हैं। ऊपर से ये केस जितना सिंपल दिख रहा था, अंदर से उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस था। और शायद यही वजह थी कि कोर्ट ने बिना देरी किए फलकनाज की अर्जी स्वीकार कर ली और दोबारा जांच के आदेश दे दिए। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड में आ जाती है। और फिर 7 महीने बाद 24 मार्च 2026, वही कब्रिस्तान, वही मिट्टी, लेकिन इस बार सच को बाहर निकालने के लिए मजदूर बुलाए जाते हैं, खुदाई शुरू होती है और कुछ देर बाद आरिश की बॉडी कब्र से बाहर निकाली जाती है। हालत बेहद खराब थी, लेकिन सच अभी भी उसी बॉडी में छिपा था। पुलिस बिना वक्त गंवाए उसे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन इस बार जांच सिर्फ फॉर्मल नहीं, बल्कि सीरियस थी। साथ ही पुलिस ने फलकनाज की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच का एंगल पूरी तरह बदल गया। अब अगला कदम था रहीमा। लेकिन जब पुलिस उसे ढूंढने उसके मायके पहुंचती है, तो वहां का नजारा और भी शॉकिंग होता है। न रहीमा, न उसका परिवार, घर पूरी तरह खाली। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि आरिश की मौत के बाद से ही पूरा परिवार अचानक गायब हो गया, जैसे जमीन निगल गई हो। अब शक और गहरा हो चुका था, क्योंकि अगर कोई बेगुनाह होता तो वो भागता क्यों। पुलिस अब रहीमा और उसके परिवार की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही है। जिले के अंदर, जिले के बाहर, हर पॉसिबल लोकेशन पर सर्च जारी है।
क्योंकि इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी अब वही है। वही बता सकती है कि उस बंद कमरे में आखिर हुआ क्या था। क्या आरिश ने सच में खुद को गोली मारी, या फिर ये एक ठंडे दिमाग से प्लान किया गया मर्डर था जिसमें हर सबूत को केयरफुली हाइड किया गया। अगर शुरुआत में ही पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज रहीमा फरार नहीं होती और सच अब तक सामने आ चुका होता। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत असम्पशन इस केस को एक गहरे अंधेरे में धकेल चुकी है, जहां सच है लेकिन अभी भी छुपा हुआ है। अब सवाल वही है, उस रात उस बंद कमरे में आखिर हुआ क्या था? सुइसाइड या मर्डर? आपका क्या मानना है? दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।